हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं लेट्स रोव। तो अभी हूं मैं आपके ड्रीम डेस्टिनेशन कनाडा में और दिसंबर का महीना है, बहुत ठंड हो रही है यार यहाँ पे। अभी जो टेम्परेचर है वो -7 है और मैं जहाँ रहता हूँ उसके पड़ोस में एक ये जंगल पार्क है। मैं यहाँ पे आया हूँ आज। तो मेरे को आए हुए यहाँ पे लगभग 2 महीने हो गए हैं और अभी लाइफ को पटरी पे लाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ। तो अगर आप रिसेंटली मूव होने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ पर 2 महीने से हूँ और मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस 2 महीने में जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं पीआर पे नहीं हूँ, मैं वर्क परमिट पे हूँ और जो हम रिसर्च करते हैं इंडिया से बैठ के, थोड़ी बहुत ठीक है वो, लेकिन यहाँ पे आके जो है सिचुएशन बदल जाती है और महंगा बहुत है यार कनाडा। तो आप जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती है यहाँ आके, है ना। आप थोड़ा सा फील करते हो कि यार ये शायद मैंने प्लान नहीं किया था, ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं मेरे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपकी सैलरी इंडिया में इतनी है तो आप यहाँ मूव कर सकते हो, इतनी से ज़्यादा है तो आप को मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लाइफ आप इंडिया में एक अच्छी सैलरी में ले सकते हो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। दैट्स ट्रू। तो अभी एक्चुअली मैं हूँ आउटडोर में और यहाँ पर यार बहुत ठंड है, -7 टेम्परेचर है अभी। तो घर चलते हैं और बाकी का वीडियो घर पे शूट करते हैं। और मैंने कैलकुलेशन की हुई है सारी, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे सैलरी और टैक्सेस वगैरह ये सब चेक करते हो, ऑनलाइन चेक करते हो, आपने और भी वीडियोस देखे होंगे कि कुछ कैलकुलेटर्स हैं जिन पे आप चेक करते हो, वो ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में आपको पे स्लिप मिलती है, जो आपको सैलरी मिलती है, आपके इन हैंड होती है, उस सैलरी में और क्या क्या कंपोनेंट आपके ऐसे हैं जो डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कंपोनेंट और हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी सैलरी में, और आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर में वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे और आप उसी हिसाब से प्लान करते हो। लेकिन एक्चुअल में जब आप यहाँ पे आते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो आप बोलते हो ये क्या है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मुझसे थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है अभी यहाँ पे। तो लेट्स मूव टू द होम एंड लेट्स डिस्कस फ्रॉम देयर। इंग्लिश निकलती है यहाँ पे आके कनाडा में, कनाडा। तो लो जी, आ गए वापस और टेम्परेचर काफ़ी कम था बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड थी, माइनस में था टेम्परेचर, और अंदर मैं टी शर्ट में बैठा हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है घरों में, सारे घरों में टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, तो अंदर कोई ऐसा इशू होता नहीं है। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर देर करे हुए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है, मतलब $15 पर आवर या $20 पर आवर, जो भी है ना। एक मिनिमम वेजेस होते हैं, तो वो हर साल ये लोग उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो चलो हम ऐसे पर आवर की बात नहीं करते हैं, हम हमारा जो इंडियन सैलरी स्ट्रक्चर है हम उसके हिसाब से बात करते हैं कि हमें वहाँ मंथली सैलरी मिलती है। तो उस हिसाब से हमें पर मंथ यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है या मिलेगी, और उसमें कितने टैक्सेस होंगे हमारे, और उसमें और क्या क्या खर्चे होंगे, और हमको बाद में इन हैंड हमारे पास कितनी आएगी, या सारे खर्चे हटाने के बाद हमारे पास कितनी सैलरी बचेगी। तो वो जो फैक्टर होगा ना, जो वही डिसाइड करेगा कि आपकी मंथली सेविंग कितनी हो रही है और आप आगे चल के क्या कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ना सैलरी ज़्यादा नहीं है, जो नॉर्मल सैलरीज यहाँ पर हैं वो अराउंड है करीब $65,000-70,000 पर एनम। मतलब एक साल में आपको 65 से 70 हज़ार अगर आपकी सैलरी है तो वो एक अच्छी सैलरी मानी जाती है यहाँ पे। और उससे ऊपर अगर आप जाते हो, मतलब अगर आप $1,00,000 से ऊपर अगर आप जा रहे हो, तो आप यहाँ के एक उस ब्रैकेट में आते हो जो काफ़ी कम लोग यहाँ पे इतना अर्न करते हैं ना। तो 1,00,000 से ऊपर की सैलरी बहुत अच्छी मानी जाती है, और 1,50,000 के आसपास अगर पहुँच जाते हो तो वो तो फिर मतलब गजब है ना, कि मतलब बहुत अच्छी सैलरी है आपकी। तो 1,00,000 प्लस जो है ना वो अच्छी सैलरी आती है आपकी, है ना। तो हो सकता है आपको मिल जाए उतनी सैलरी, वो सब आपके डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे और स्किल्स पे आपके डिपेंड करता है। लोगों को मिलती है सैलरी और लोग अर्न करते हैं उतना, लेकिन हम नॉर्मल की बात करते हैं ना, कि मान लो आपको $6,000 आपकी सैलरी है ना पर मंथ, तो 6,000 के हिसाब से वो आपका 12 तो 72,000 पर ईयर आपकी सैलरी हुई। तो हम क्या करते हैं कि हम 6,000 लेके चलेंगे,
हम 8,000 लेके चलेंगे और हम 10,000 लेके चलेंगे। हम 3 ब्रैकेट में बात करेंगे कि इन 3 ब्रैकेट में अगर हम आते हैं तो हम कितना अर्न कर रहे हैं और कितना यहाँ पे हमारा खर्चा हो रहा है और कितना हम सेव कर रहे हैं उसके बाद, है ना। तो 2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ उससे पहले, मतलब आगे बढ़ने से पहले। एक तो क्या है कि यहाँ पर जो है रेंटल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है रेंटल। और दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे, वो जो सैलरी कंपोनेंट होते हैं उसमें 2 चीज़ें यहाँ पर और ऐड होती हैं, जो आपने और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे। उसमें लोगों ने सैलरीज़ की बात तो की, कैलकुलेटर की भी बात की कि हम कैसे सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो चुकी है कनाडा में, तो वही मेन फैक्टर है एक्चुअल में कि आप जो आपके पास महीने के एंड में बचेगा, मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद वो कितना पैसा बचेगा। और जैसे हम वहाँ बैठ के देखते हैं कि लोगों ने यहाँ पे घर खरीद लिए हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी खरीद ली हैं, तो दूसरा फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पे जो होम लोन है उसके जो इंटरेस्ट हैं वो रेट बढ़ गए, और गाड़ी का भी वही हिसाब किताब है, इंश्योरेंस बहुत महंगे हो गए यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें ना वो चेंज हो गई हैं। तो जो पहले कनाडा था ना वो ऐसा कनाडा बचा नहीं, क्योंकि जब मेरे को यहाँ पे आए हुए 2-2.5 महीने हो गए, और जब मैं इंडिया से बैठ के ये सब कैलकुलेशन देख रहा था तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो वो कैलकुलेशन कहीं भी मेरी काम नहीं करती है। 2 कंपोनेंट यहाँ पर ऐसे होते हैं जो सैलरी में ऐड होते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, मतलब इसके बारे में किसी ने बताया नहीं होता है, और आप जो है उस हिसाब से यहाँ पे आ जाते हो वो सब कैलकुलेशन करके, और फिर ये एक सरप्राइज़ होता है आपके लिए कि अरे यार ये क्या था, ये तो कट गए मेरे पास पैसे, मेरे सैलरी में से इतने पैसे और कट गए हैं ये तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, है ना। तो वो जो 2 कंपोनेंट होते हैं वो CPP है और एक EI है। मतलब CPP का मतलब है कि कनाडा पेंशन प्लान। तो यहाँ पे एक, जैसे इंडिया में भी होता है पेंशन प्लान, ऐसे यहाँ पर भी पेंशन प्लान है, तो वो मैंडेटरी है, वो हर एक की सैलरी में से कटते ही हैं, है ना। तो वो जो अमाउंट है ना वो 5.7% होता है, अभी 2020 तक वो था, और अब 2023 में 1 जनवरी से वो बढ़ जाएगा, मतलब 5.9% हो जाएगा। और ऐसे ही हाल EI का है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना कि क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। तो वो आपको सैलरी वगैरह देते रहते हैं कुछ अमाउंट, ये सब, है ना। तो वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, और ना ही पेंशन प्लान के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लो कि पेंशन प्लान जो है वो मैंडेटरी है, सबको कटाना पड़ता है। आप वर्क परमिट पर आए हो तो वो एक्चुअल में आपका एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, क्योंकि वो जो पेंशन प्लान में जो पैसे कट रहे होते हैं वो आपको मिलते हैं आपके रिटायरमेंट के बाद, है ना। आपको मंथली सैलरी जैसा मिलने लगता है, और अगर आप वापस जा रहे होते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं मिलता है ना, वो सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। ये लोग बोलते हैं कि पैसा आपका ही है, आप जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ वापस 65 ईयर्स में और रहो यहाँ पे और अपनी पेंशन लेते रहो। तो जो वर्क परमिट पे है, जिनको वापस जाना है, उनके लिए आई डोंट थिंक कि कोई फ़ायदा है। इवन वो एक एक्स्ट्रा खर्चा ही है उनके लिए, है ना, कि वो कट रहा है। और जो लोग यहाँ पर रहने के हिसाब से आए कि भाई मेरे को यहीं पे बसना है, तो उनके लिए ठीक है, वो मतलब उनके लिए तो प्लान है, तो वो अपने बुढ़ापे में पेंशन ले सकते हैं आराम से। तो वो एक बड़ा अमाउंट है। और जब ये वीडियो ख़त्म होगी ना, तो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुँच पाओगे कि हम जो मूव कर रहे हैं उस मूव करने में हमको फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि आप इंडिया में जितना अर्न कर रहे होते हो उसके हिसाब से आप इसको कंपेयर करोगे, और फिर आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और मैं लैपटॉप ले लेता हूँ अपना, उसमें सारी कैलकुलेशन करते हैं, है ना, वो बताते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ब्राउज़र खोल लिया, और यहाँ पर मैं गूगल में सर्च मारा है मैंने EY टैक्स कैलकुलेटर 2022, ठीक है। अब ये मेरे को देखो EY की साइट खुल गई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोविंस के हिसाब से आपको सैलरी दी हुई है, तो आप देख लो आप कौन से प्रोविंस में आ रहे हो, ठीक है। तो हम जनरली लोग टोरंटो वगैरह आते हैं, तो ओंटारियो में पड़ता है टोरंटो, तो हम ओंटारियो की बात करते हैं। तो ओंटारियो में क्या है कि जो आपको आफ्टर टैक्स इनकम पड़ेगी वो पड़ेगी 60,141, ठीक है। तो ये मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसको। ये है 60,141, ठीक है। और जो हमारी मंथली सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो आफ्टर टैक्स सैलरी आपको पड़ेगी 5,011 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर यही सैलरी आप समझते हो कि यही आपको मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो CPP है वो आप देख रहे हो कि 5.7% के हिसाब से यहाँ पे 356.25, EI जो है 1.68% के हिसाब से वो पड़ रहा है 105।
तो ये जो आपको सैलरी इन हैंड आएगी यहाँ पे वो आएगी 4,550, ठीक है। तो आपकी जो मंथली सैलरी है वो है 6,250, लेकिन आपको जो इन हैंड आ रही है वो आ रही है 4,550। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पर रेंटल्स बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर आप 1 BHK के घर में भी मूव करते हो ना तो वो भी आपको मतलब 2,400 के आसपास मिलता है। और इलाके थोड़ा सा आप दूर चले जाते हो या बेसमेंट वगैरह में जाते हो तो तभी आपको 2,000 से ऊपर का ही मिलेगा। वो आजकल ऐसे ही यहाँ पर रेट्स हो गए हैं, तो ठीक है। तो हम एक डिसेंट सी जगह पे अगर हम घर ले रहे हैं तो हमको 2,400 के आसपास वो मिलेगा, है ना, वो ऐसे हम सोच सकते हैं। तो रेंटल जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2,400 से लेकर 3,200 के बीच में लगाया है। क्योंकि अगर आप 1 BHK का अपार्टमेंट यहाँ पर लेते हो तो वो आपको 2,400 के आसपास पड़ेगा, और अगर आप बेसमेंट वगैरह लेते हो तो हो सकता है वो थोड़ा सा और सस्ता पड़ जाए, लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो है ना वो 2,000 से ऊपर ही हैं। तो एक डिसेंट सी जगह में अगर आप रेंट कर रहे हो घर तो वो आपको 2,400 के आसपास पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि आपने कहीं डिसेंट सी जगह लिया है और 1+10 लिया है, और जहाँ पे कि सब कुछ आपके आसपास है, तो और ट्रांजिट भी आपके आसपास है, तो उस हिसाब से लोकेशन थोड़ी आपकी अच्छी है, तो आपने उस हिसाब से लिया है, तो आपको 2,700 का वो घर पड़ रहा है, ठीक है। अब 2,700 का आपको घर पड़ रहा है, 4,550 आपको मिल रहे हैं। अब ग्रॉसरीज भी यहाँ पे ना महंगी हो गई हैं। पहले आपका होता था कि $100, $150, $300 में आपका काम चल जाता था, लेकिन जो मैंने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि आप पर वीक अराउंड 100 से 150 के बीच में आपका खर्चा होता ही है ना। तो यूटिलिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे यूटिलिटीज़ का बिल है वो आपका 350 के आसपास मान लेते हैं, जिसमें कि आपका इंटरनेट हो गया, फ़ोन हो गया, बिजली हो गया, और टेनेंट इंश्योरेंस हो गया। टेनेंट इंश्योरेंस होता है यहाँ पे कि जब जो भी आप घर लेते हो तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस करा के देना पड़ता है मकान मालिक को, है ना, जो भी आपका लैंडलॉर्ड होता है उसको इंश्योरेंस करा के देना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं, या क्योंकि घर सारे लकड़ी वगैरह के भी होते हैं, तो फायर का भी एक अलग यहाँ पे सीन रहता है कि हो सकता है कई बार गलती से फायर लग जाए या कुछ हो, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उसके लिए एक टेनेंट इंश्योरेंस होता है, वो आपको करा के देना पड़ता है। वो मतलब पहले काफ़ी सस्ता हो जाता था, $15-16 के आसपास हो जाता था। अब वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो वो भी आप सोचोगे तो $25 से लेके 35, 36, 40, $50 तक भी चला जाता है। तो वो जो एक कहानी है वो भी इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप ये समझ लो कि $350 के आसपास हमने उसको मान लिया, सारी चीज़ें मिला के, फ़ोन हो गया, हाइड्रो, ये सब मिला के, है ना। उसके बाद इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस है वो ऑप्शनल मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है और काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया का मतलब है कि वैसे फ्री है तो सब कुछ आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन इशू यहाँ पर यह है कि यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर छोटी मोटी बीमारी है तो चलो ठीक है, आप वेट कर लोगे जब भी आपका नंबर आएगा, है ना, कि आपको अपॉइंटमेंट मिला आज से 1 महीने के बाद का या 10 दिन के बाद का, तो चलो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है या बड़े कोई आपको ऑपरेशन कराना है, ऑपरेट होना है आपको, तो और उसमें टाइम फ्रेम भी है ना, तो आप वेट नहीं कर सकते उतना। तो उसके लिए आपको एक प्राइवेट इंश्योरेंस रखना ही पड़ेगा अपने पास, जो कि मोस्टली लोग रखते हैं, है ना। तो वो भी थोड़ा सा कॉस्टली है ना, कि जैसे अगर आप एज ए फैमिली मतलब दो लोग का कराते हो या 2 लोग एक बच्चे का कराते हो, तो वो अराउंड $100 से 160, 180 के आसपास जाता है ना। वो भी जबकि आपके एम्प्लॉयर ने आपको उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन दे रखा है। तो जैसे मतलब मैंने ये मोटा मोटा माना है कि $165 के आसपास वो जाएगा अगर आपकी 2 या 3 लोगों की फैमिली है तो, ठीक है। सिंगल है तो उसमें थोड़ा और कम कर लेते हैं, $100 या $80 के आसपास मान लेते हैं ना, वो कवरेज के लिए। तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि पता नहीं आपको कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो वो हम ये ऑप्शनल है, मतलब कराना चाहो करा लो, नहीं कराना चाहो मत करा लो, वो आपके ऊपर है। तो ये सारा सब जो मिला के है, उसके बाद ये सब खर्चा वर्चा निकालने के बाद जो आपको बचेंगे वो बचते हैं $935। $935 को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो आएगा अराउंड 56,130, है ना, ये जो यहाँ पे आया हुआ है। 60 रुपीज़ के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया। तो इसमें आपके ना बाकी खर्चे इंक्लूड नहीं है जो आपके पर्सनल एक्सपेंस है। मतलब आप ऑफिस जाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बाहर कहीं खाना वाना भी खाने जाते हो, कभी कहीं घूमने फिरने भी जाओगे, है ना, कुछ सामान वामान भी ले लोगे, तो वो सब भी खर्चे हैं आपके। तो वो सब आप देख लो कि आपको इतने में कैसे करना है, ठीक है। जब हमारी सैलरी है 6250 पर मंथ, है ना, मतलब 75,000, ये एक अच्छी डिसेंट सैलरी है ना। अब आप सोचो कि आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया आपकी नौकरी लग गई है ना, और आपको मिल गया 10,000, तो हम 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने 10,000 के हिसाब से मेरा हो गया 120,
और हम कैलकुलेटर में चलते हैं। कैलकुलेटर में हम पुट करते हैं 120, कैलकुलेट किया। ओंटारियो हमारे पास हुआ 88,382। यहाँ पे हम पुट करते हैं 88,382। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचता है 3,012 कैनेडियन डॉलर, मतलब 1,80,000 आपके बच रहे हैं। और अच्छा अमाउंट है, मतलब 1,80,000 तो अच्छा अमाउंट है। और इस 3,000 में अगर आप 1,000 रुपीज़ और मान लेते हो एक्स्ट्रा खर्चों के, या 600-700 रुपये और भी मान लेते हो, चलो 1,000 मान लेते हैं ना, 1,000 भी मान लेते हैं तो $2,000 आपके पास बचते हैं। $2,000 का मतलब हुआ लगभग 1,20,000 के आसपास। तो वो एक अच्छा अमाउंट है, ठीक है, आप उतना बचा सकते हो। लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो 10,000 का अमाउंट है ये बहुत बड़ा है। मतलब 10,000, जो लोग कनाडा में जॉब करते हैं उनको पता होगा कि ये 10,000 का जो अमाउंट है ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। आपको मंथली इतना सैलरी कमाने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस या बहुत ही अच्छी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, है, या आप मल्टीपल जॉब कर रहे हो, है ना, तो आप इतना कर सकते हो। अब आप ये सोचो कि इतनी सैलरी अगर आपको यहाँ पर मिल रही है तब आपके पास इतने पैसे बच रहे हैं। लेकिन अब आप ये सोचो कि अब आप इंडिया में हो, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, मतलब 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी अगर आपकी है, या आपके पूरे घर की सैलरी, मतलब आप और आपकी वाइफ की सैलरी मिला के 3 लाख के आसपास बन रही है, तो आप क्यों आओगे यहाँ पे? मतलब 3 लाख आपकी सैलरी बन रही है, आपके खर्चे वहाँ पर इतने नहीं है। मोटा मोटा जो खर्चा आपका रेंट का है वो बच रहा होगा अगर आपके पास अपना घर है, आपके पास अगर अपनी, और अगर आपके पास वहाँ पे अपना घर है, अपनी गाड़ी है ना, और कोई लोन नहीं है, तो आपको कंसीडर करना चाहिए एक बार और, मतलब यहाँ मूव करने से पहले। इवन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी 1 लाख भी सैलरी है ना, और आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई EMI नहीं है, घर आपके पास अपना है और गाड़ी आपके पास अपनी है, तो आपको सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वो दूर के डोल सुहावने टाइप की जो कहावत होती है ना, वो है कि आपको दूर से बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, लेकिन जब आप आते हो यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो सब अचीव करने के लिए। मैंने देखा है यहाँ पे लोग 2-2 जॉब करते हैं, लोग यहाँ पे जॉब के साथ ऊबर भी चला रहे होते हैं, लोग यहाँ पे कुछ दूसरे काम भी कर रहे होते हैं ना, रेस्टोरेंट में भी जॉब कर रहे होते हैं, या कुछ और भी काम कर रहे होते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए कोई इशू नहीं है ना, कोई आपको जज नहीं करता है। सबको ये लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा है तो मतलब ही इज़ ए वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू है ना, कुछ किसी भी काम को ऐसा छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से अपना टारगेट बना के कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा मेरे को सेव करना है, मेरे को ये ख़रीदना है, मुझे इस लेवल पे जाना है, 1 साल बाद 2 साल बाद मैं इस लेवल पे जाऊंगा, तो ये सब करने के लिए वो अपने टारगेट सेट करता है, उस हिसाब से वो मेहनत करता है। 2 जॉब 3 जॉब या जो भी है ना, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो मेहनत काफ़ी करता है बंदा यहाँ पे आके। तो मेरा सजेशन ये है कि जो बंदे करियर स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडिया में, है ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे ग्रो करने के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी सेट हैं इंडिया में, है ना, सैलरी अच्छी है, सब कुछ है उनके पास, उनको एक बार सोचना चाहिए कि हमें मूव करने में फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आके क्या होगा ना कि आपको ना लाइफ फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी।